गुड इवनिंग सभी को। पहले तो सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप सफलता के अंतिम पड़ाव पर हैं। देखो, पहले तो मैं आपको इंटरव्यू का बता देता हूँ। जो भी मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा या जो तैयारी के दौरान जो मेरे अनुभव रहे वो इम्पोर्टेंट है। तो हाँ जाओ। देखो, इतिहास के बारे में पढ़ा तो सभी ने, तभी यहाँ पे पहुँचे हैं ना। प्रश्न जो उठता है कि सबसे पहले वहाँ पे पूछा क्या जाता है, ठीक है, और तैयारी कैसे करें। अपने तैयारी के कुछ चरण रहते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ सर्वप्रथम ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इतिहास लेखन पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी से बनते हैं। ठीक है, इतिहास तो हम सभी ने पढ़ा है, लेकिन आपको इतिहास को देखने का नज़रिया कैसा है, ठीक है। और इतिहास लेखन से जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, इतिहास लेखन आप सभी ने पढ़ा ही होगा। तो इतिहास लेखन के बारे में जो आपकी नॉलेज है वो ये बता देती है कि आपको इतिहास में कैसी समझ है, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि सबसे ज़्यादा फोकस आपका किस पर रहेगा, इतिहास लेखन पर। और इतिहास लेखन में भी जो कुछ कुछ चीज़ें मुद्दे सामने सामने आते हैं, जैसे इतिहास का पुनर्लेखन जो अभी ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है। इतिहास का पुनर्लेखन क्यों ज़रूरी है, पुनर्लेखन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके आपको संतुलित उत्तर तैयार करके ले आना है, ठीक है, करके रखने हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको बोलना, ठीक है। आंसर राइटिंग खुद कर लो, उसको घर पे एक दो बार बोलने की प्रैक्टिस कर लो तो चीज़ें हैंडल हो जाती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें हैं कि आपको इतिहास लेखन में जो विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा हो गई। सबसे ज़्यादा विचारधारा जो पूछी जाती है वो, देखो, मार्क्सिस्ट विचारधारा आप कम पूछते हैं, क्योंकि मार्क्सिस्ट अपने एमपी में इतना प्रभाव है नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो विचारधारा पूछी जाएंगी आपको साम्राज्यवादी और राष्ट्रवादी। वो जानना चाहते हैं कि आप किस विचारधारा के हो। आपके आंसर से उन्हें समझ में आ जाएगा कि किस विचारधारा के हो आप। मेरा जो पूरा इंटरव्यू चला, पूरा इसी बेस पे चला, पूरा वैदिक काल पे चला। और वैदिक काल के अंतर्गत वो जानना चाह रहे हैं कि तुम राष्ट्रवादी बनो, राष्ट्रवादी के दृष्टिकोण से उत्तर दो, ठीक है। आप सभी लोग इतिहास के ही है ना, अलग अलग सब्जेक्ट के। अच्छा, तो देखो, इंटरव्यू जो चलता है वहाँ इतिहास के जो इंटरव्यू चले थे वो तो 7 से 8 मिनट एवरेज चले थे सभी के, ठीक है। 7 से 8 मिनट, किसी किसी के 10 मिनट हो गए, पर मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा किसी का चला, क्योंकि उनके पास कम टाइम रहता है। अब तो एक बोर्ड भी कम है, ठीक है, तो और भी चीज़ें कम है वहाँ पे, और उन्हें जल्दी जल्दी कराने रहते हैं, उन्हें प्रेशर बहुत है, ठीक है। तो 10 मिनट में, और कुछ क्वेश्चन आपके पास रैपिड फायर के रूप में भी आते हैं। जैसे चेयरपर्सन जो सर रहते हैं वो आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन आपके डेप्थ से पूछते, ठीक है, क्योंकि उनको आपके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। जैसे मेरा सर हिंदी के हैं, तो हिंदी वाले व्यक्ति से तो वो बहुत डीपली पूछ सकते हैं। हिस्ट्री वाले, जैसे मैं हिस्ट्री का था तो मेरा सर का बोर्ड था, तो मेरा सर ने मेरे बारे में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे थे कि आप मुरैना के हो और इंदौर में क्यों तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा पीएचडी से रिलेटेड था, बस। उसके बाद उन्होंने दूसरे बोर्ड मेंबर को ट्रांसफ़र कर दिया। तो आपका चेयरपर्सन बस आपको ऑब्जर्व करता है कि आपका आंसर कैसा है, ठीक है, और उसी हिसाब से आपके नंबर डिसाइड करता है। पीएचडी से क्वेश्चन आपके टॉपिक के बारे में पूछते हैं ज़्यादातर तो, और आपकी जो रिसर्च
अनुसंधान क्षेत्र है, विषय है, अनुसंधान विषय है, ठीक है। और आपके ज़्यादातर संदर्भ ग्रंथ के बारे में पूछ लेते हैं। अगर उस क्षेत्र से आप, जो आपका पीएचडी टॉपिक है ना, अगर उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति बैठा है तो वो ज़्यादातर आपके संदर्भ ग्रंथ पर फोकस करेगा, या फिर आपके जो क्षेत्र है उसमें से कुछ क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है। तो बेसिकली पीएचडी वाला टॉपिक है, उसका जो सिनॉप्सिस बनता है ना, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, वहाँ से सब चीज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सिनॉप्सिस अपन ने पढ़ लिया, क्योंकि वो कभी कभी पीएचडी के इसके उद्देश्य पूछ लेते हैं, हाइपोथेसिस क्या है वो पूछ लेते हैं। और जो पीएचडी जो कोर्स वर्क रहता है, अगर आपने कोर्स वर्क किया हुआ है तो कोर्स वर्क जो रहता है उसमें से चीज़ें उठाते हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं जिनको जानता हूँ इतिहास में, मेरे सर्कल में 20 लोग हैं, पीएचडी से किसी ने क्वेश्चन किया नहीं था, सबका सब्जेक्ट पे ही चला और सब्जेक्ट पे ही जाके ख़त्म हो जाता है। करंट अफेयर्स का मुद्दा बहुत कम पूछते हैं, बहुत कम जाते हैं। हमने तो करंट अफेयर्स भी तैयार किया था, जैसे सिविल में करते हैं अपन, ठीक है। लेकिन करंट अफेयर्स पे वो लोग इतना, मेरा इतिहास में सिर्फ एक टॉपिक पे ही चला, ओनली वैदिक काल, बस। वेद क्या है, उपनिषद और पुराण, ये 3 चीज़। मेरा पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया 7 से 8 मिनट। उन्होंने 15 से क्वेश्चन पूछे, वो भी रैपिड फायर के रूप में। और अगर आपकी थोड़ी किस्मत अच्छी है तो आपको आंसर राइटिंग बोर्ड पे करा लेते हैं। बोर्ड पे आंसर राइटिंग कराने का आपको फ़ायदा है, आप अपनी नॉलेज को उनके सामने प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोर्ड पर कराने का वो उद्देश्य है तो एक एक टॉपिक अपना जो फेवरेट हो वो टॉपिक बोर्ड की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, करके ले जाना है। किसी भी व्यक्ति को, 3 में से एक व्यक्ति को वो खड़ा कर ही देते हैं, ठीक है। 2 या 3 में से एक व्यक्ति को बोर्ड पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे थे, बोर्ड पे पढ़ाने बताओ, ठीक है। कुछ शब्दावली मेरे से 3 शब्द लिखवाए थे, तो शब्द भी लिखवा के दे सकते हैं, ठीक है। और आपके बोलने का तरीका, तो ये सारी चीज़ें देखते हो, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन है? हाँ, प्रासंगिकता हर सब्जेक्ट में प्रासंगिकता जरूरी नहीं रहती, हर क्वेश्चन में प्रासंगिकता जरूरी नहीं रहती, लेकिन उस क्वेश्चन जो पूछा गया है उस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि उसकी प्रासंगिकता बताओगे कि नहीं बताओगे, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर आपके सामने फैक्ट के रूप में आएगा। अगर पॉलिटिकल साइंस है तो प्रासंगिक आपसे बनेगा। इतिहास में प्रासंगिकता का ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, इतिहास को वर्तमान से रिलेट करके बहुत कम पूछा जा रहा था। ज़्यादातर लोग इतिहास में प्राचीन भारत के जो व्यक्ति थे वही बैठे थे, ठीक है। और सबसे 80% 90% लोगों ने प्राचीन भारत पर ही फोकस किया था, मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत गए थे। बाकी मध्यकालीन भारत तो ज़्यादा किसी से नहीं पूछा था, एक आध क्वेश्चन पूछ लिया तो पूछ लिया, बाकी मध्यकालीन भारत पे नहीं गए। तो इससे आप अपनी तैयारी का वो देख सकते हो स्कोप के अपन को कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एमपी हिस्ट्री बिल्कुल आपके डैब में जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे मैं मुरैना का हूँ तो मुझे मुरैना के ऐतिहासिक स्थल के बारे में पूछा, मुरैना में जो फेमस चीज़ है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में, या फिर जो भी आपका ज़िला है, इतिहास के हो तो ऐतिहासिक स्थल, पॉलिटी के हो तो आपका सांसद वगैरह, या फिर कोई फेमस व्यक्ति वहाँ से पॉलिटिकल व्यक्ति हुआ है उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ज्योग्राफी के हो तो ज्योग्राफी में तो आप जिस क्षेत्र के हो, क्षेत्र की नदियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, आपके डेप्थ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और डेप्थ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है चेयरपर्सन। बोर्ड मेंबर, बाकी के जो अदर मेंबर रहते हैं वो आपके डेप्थ से नहीं, आपके सब्जेक्ट से ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको सब्जेक्ट से पूछने के लिए बुलाया है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मेरे 49 नंबर थे, मेरे रिटर्न में ठीक नंबर थे, तो
नंबर एवरेज ही मिले थे मेरे को, क्योंकि मैंने एक शब्द में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी लिखने में, और वहीं पे मैं बाहर आया तो मुझे पता चल गया कि मेरा इंटरव्यू 50% ही गया है, 50% ही नंबर मिलेंगे। हाँ हाँ, मुझसे अदरव्यू लिखवाया था, अदरव्यू में थोड़ी सी मात्रा इधर उधर हो गई थी, तो उसके चक्कर में तो हाँ बर्ड्स उन्होंने दिए थे। बाकी 2-3 बर्ड्स और दिए थे उन्होंने, और एक टॉपिक दिया था। टॉपिक तो उन्होंने ऐसा बोला कि अपने मन से कोई भी टॉपिक पढ़ा दो। मैक्सिमम देखो, इतिहास के व्यक्ति हो ना, तो इतिहास के व्यक्तियों के लिए एक अच्छा सुझाव है इतिहास लेखन तैयार कर लेना, क्योंकि इतिहास लेखन में अगर आपने समझा दिया, और दृष्टिकोण ये रखना कि थोड़ा सा झुकाव राष्ट्रवाद की तरफ हो, या फिर उन्हें वो वाली चीज़ें बता दिए जो इतिहास में वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इतिहास लेखन की जो अप्रोच है वो बता दो, तो उनको एक पूरा फ्रेम बना के बार बार प्रैक्टिस करके ले जाओ, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। हम सब लोगों ने इतिहास लेखन ही तैयार किया, लेकिन हमसे 2-3 लोगों से ही पूछा था इतिहास लेखन के बारे में, बाकी किसी से पूछा नहीं था, पर इतिहास लेखन से वैसे क्वेश्चन किए गए थे बोर्ड। हाँ हाँ, चेक चेक कर रहे थे कि लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। मेरे को तीन तीन वर्ड दिए थे, उसमें से एक गलत हो गया, 2 वर्ड सही लिख दिए थे। टीचिंग का दूसरे मेंबर ने दिया था, और जो मैंने पढ़ाया था उससे फिर क्वेश्चन मैंने 5 मिनट, मेरा इंटरव्यू मुश्किल से 8 से 9 मिनट चला था। सारे सबके इंटरव्यू 10 मिनट के आसपास ही रहते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत कम रहता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिले हैं जिनका 12 मिनट तक चल सक, बाकी तो सिविल में 15 मिनट तक जाता है, तो ऐसा ही रहता है। और क्वेश्चन किसी का? से जो क्वेश्चन तो रैपिड फायर पूछे गए थे, क्योंकि लेकिन कुछ कंसेप्चुअल थे कि पुराणों को हीन भाव के दृष्टिकोण से क्यों देखा जाता है, ठीक है, वो अप्रोच जानना चाह रहे थे बस। तो फिर मैंने इतिहास से लेकर जब पढ़ाया तो उनको अपनी अप्रोच बता दी कि मेरी ये अप्रोच है, वो अप्रोच देखना चाह रहे थे कि किस, देखो इतिहास के विद्यार्थी में एक अप्रोच डेवलप हो जाती है कि आप किस अप्रोच के, वो क्वेश्चन पूछ के आपके अप्रोच जान लेते हैं, क्या मार्क्सिस्ट हो, राष्ट्रवादी हो, या आपको साम्राज्यवादियों से लगाव तो नहीं है, ऐसा कुछ वो जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसा देखो अभी रियलिटी है कि दक्षिणपंथी सरकार है, ठीक है, थोड़ा राष्ट्रवाद की झुकाव, राष्ट्रवाद के प्रति उत्तर, क्योंकि वहाँ पे जो बैठे थे, मुझे जो पर्सनली लगा कि उनका जो प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रति लगाव देख के कि आरएसएस से संबंधित विचारधारा जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो ऐसी थी। हालांकि इतना सत्य वो बात की बात है, लेकिन ऐसा है कि दक्षिणपंथी झुकाव तो था, रहता ही है इतिहास के प्रति, क्योंकि राष्ट्रवादी दक्षिणपंथी ऐसा मिला जुला, क्योंकि इतिहास लेखन अनुसंधान परिषद देखा होगा आपने, मध्यकालीन भारत में एनसीईआरटी से कितनी सारी सारी चीज़ें हटा दी, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। और अभी भारतीय ज्ञान परंपरा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा से एक न एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, या तो भारतीय ज्ञान परंपरा क्या होती है, भारतीय ज्ञान परंपरा से आपको गुप्त काल या मौर्योत्तर काल या वैदिक काल से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपरा हर क्षेत्र में, पॉलिटिकल साइंस में भी है, ज्योग्राफी में तो नहीं है, बाकी अदर सब्जेक्ट में, हिंदी में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का आता है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का जिस क्षेत्र से अब, जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो, उसमें अगर थोड़ा सा भी अंश है भारतीय ज्ञान परंपरा का, तो आप जरूर देख लेना, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने अलग अलग बजट तैयार कर रखे थे। और किसी के क्वेश्चन? हाँ, पढ़ाने के बाद मेरे से क्वेश्चन लगभग 2 मिनट तक चले। मैंने इतिहास लेखन
पे इन्होंने इतिहास लेखन के बारे में पूछा था। क्या सब प्राचीन भारतीय में ऐसा माना जाता है कि इतिहास लेखन का अभाव था, तो उस चीज़ पे डिबेट चली थी। मैंने बताया कुछ जो अपने ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे थे कुछ भारतीय व्यक्तियों ने, तो उनके बारे में बताया, उनके नाम बताए, उनके ग्रंथ बताए, उनकी इतिहास लिखने की अप्रोच बताई, और हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का दृष्टिकोण क्या था, मध्यकालीन भारत का दृष्टिकोण क्या था, तो ये सारी चीज़ें बता दी, तो उनको क्लियर हो गया कि ठीक है। बाकी राज तरंगड़ी के बारे में पूछा गया था मेरे से। हाँ, राज तरंगड़ी बुक 3-4 व्यक्ति ने लिखी, ठीक है, अलग अलग काल में। तो पूरा राज तरंगड़ी के बारे में पूछा था कि उसका विकास किन किन व्यक्ति ने सहयोग दिया उसको लिखने में पूरा, और उसका कब से कहाँ तक लिखी गई, कश्मीर का पूरा इतिहास प्रारंभ से, ठीक है। तो ऐसा सारी चीज़ें थी। क्या करंट इशू पर चर्चा बहुत कम व्यक्तियों से की गई थी। वैसे तो मुझे सुनने को नहीं मिला कि किसी व्यक्ति से की गई, लेकिन पॉलिटी में की जाती। इतिहास में तो करंट वाल कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन उस समय भोजशाला जो मस्जिद का विवाद चल रहा था, और अभी लेकिन कुछ मुद्दे जरूर तैयार करने के लिए, बाबरी मस्जिद वाला विवाद, और अभी ऐतिहासिक मुद्दे जो चल रहे हैं ना करंट में, उनको आप तैयार करके उनके बारे में पढ़ के जरूर जाना, ठीक है, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। या हाल ही में कोई आप न्यूज़पेपर में देख लेना, इंटरव्यू की डेट आ जाए तो आप 20 दिन पहले से बस न्यूज़पेपर में ऐतिहासिक घटनाएं देखते रहना कि कोई ऐतिहासिक घटना ऐसी तो नहीं है जो करंट में चर्चा है, तो वहाँ से चीज़ें बन जाएंगी वो, ठीक है। जो भी मुद्दा आपको मिले उससे रिलेटेड सारा अध्ययन करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कोशिश ये करना कि कुछ उत्तर आपके हैंड रिटन लिख के उसको बार बार बोलने की प्रैक्टिस, ताकि और उत्तर बैलेंस हो, संतुलित उत्तर होना चाहिए, ठीक है। किसी के नेगेटिव पॉइंट नहीं बताने, और दूसरी चीज़ आपको झूठ मत नहीं बोलना है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वो झूठ पकड़ लेते हैं वो, क्योंकि हमारी जितनी एज रहती है ना उससे ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस रहता है, तो वहाँ झूठ तो पकड़ ही लेते हैं वो व्यक्ति, ठीक है। तो आपको झूठ बोलने से बचना है, ईमानदारी से जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे किसी से, क्योंकि बोर्ड मेंबर जो रहते हैं, अदर मेंबर, वो सारे सब्जेक्ट के रहते हैं, तो वो सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं। वो उनके क्वेश्चन मैंने जो अनुभव किया, उनके क्वेश्चन तैयार से रहते हैं, वो घर पे डिसाइड करके आते हैं हमको ये पूछना है, आज ये इस क्षेत्र से पूछना है, तो लगभग सभी से यही पूछे जा रहे थे। जैसे एक मैडम थी, वो मैम उस दिन सभी व्यक्तियों से सिर्फ और सिर्फ सिक्कों के बारे में पूछ रही थी। सिक्के क्या हैं, सिक्के कितने प्रकार के होते हैं, सिक्कों का क्या महत्व है, जो सिक्के हैं वो कितने क्षेत्र का, मतलब सिक्कों के पूरे विशेषताएं क्या होती हैं, सारे सिक्कों की डिटेल्स वगैरह, तो डिसाइड करके आते हैं बहुत सारे। जैसे कुछ वैदिक काल मेरे से पूछा, पूरा सबने वैदिक काल ही पूछा, तो उनके कुछ डिसाइडेड भी रहते हैं क्षेत्र, और ज़्यादातर लोग इतिहास में तो प्राचीन भारत के ही मिलेंगे क्वेश्चन देखने को, सबसे ज़्यादा अधिकतम क्वेश्चन प्राचीन भारत से ही किए गए थे, ठीक है। बाकी आपको अप्रोच डेवलप करना है इतिहास लेखन में। इतिहास लेखन में आप एक बीके श्रीवास्तव सर की बुक आती है, लगभग सभी लोग उस बीके एमपी में तो बीके श्रीवास्तव सर की पढ़ते हैं, ठीक है, जो सागर यूनिवर्सिटी में ना, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में, तो उनकी बहुत अच्छी लिखी गई, उनकी भाषा बहुत अच्छी है, और उस भाषा का आप उपयोग कीजिए। बहुत अच्छे तरीक़ा से समझा के उन्होंने लिखा है, ठीक है, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए हैं, हर चीज़ के एग्जाम्पल दिए हैं, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ इतिहास के बारे में सीखने को मिलेगा, और जिस प्रकार से आप क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे उस बुक में देखने को मिल जाएंगे। इतिहास को पढ़ने का नज़रिया, इतिहास का क्या महत्व है, ठीक है, इतिहास को क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास हमें क्या सिखाता है, इतिहास से आपको क्या सबक मिलती है, ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको
वहाँ पे मिल जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार इतिहास वाले व्यक्तियों को तो करके ही ले जाना चाहिए कि आपके सब्जेक्ट से आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है, आपका सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है, लोगों को क्या सिखाने को मौका मिलेगा। ठीक है, इतिहास तो हालांकि सभी विषयों की जननी इतिहास ही माने जाते हैं। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चनों में सॉरी बोला था क्योंकि उनका एक रिदम सा बन गया था। जैसे मेरे से पहले वेदों से उपनिषदों पे आए, उपनिषदों से फिर पुराण पे आए, पुराण के बाद चर्चा चली फिर वेदांग पे आए। वेदांग क्या होते हैं, वेदांग के अंदर घुसे, मैंने वेदांगों के नाम बताए, फिर वेदांगों में निरुक्त के बारे में चर्चा चली, फिर निरुक्त क्यों आए, तो वहाँ पे फिर मैंने सॉरी बोला क्योंकि वो अब मैं जितना लंबा खींचता वो मुझे बाहर निकालना था उनको। ठीक है, तो एक सॉरी आपको फ़ायदा भी कर सकती, आपको गलत उत्तर देने से ही बचा सकते। सॉरी बोलना ज़्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वहाँ फंस रहे हो, वहाँ पे आपके नंबर कम हो जाएंगे। उन्हें लगा कि हाँ इनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है या फिर हेजिटेशन आ रही है, नहीं आ रहा तो सॉरी बोल के, और फिर जब सॉरी बोला तो उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर चले गए। तो सॉरी से फ़ायदा भी होता है। मेरा चौथे नंबर पे था। चौथे नंबर पे था। तो बाकी ऐसा मुझे नहीं लगता, मैंने पहले सोचता था कि सुबह इंटरव्यू होना, सबसे पहले इंटरव्यू होना फ़ायदा करता है, बाद में इंटरव्यू होना थोड़ा सा लॉस करता है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मैंने सुबह वाले लोगों के भी बहुत कम कम नंबर देखे हैं, 20 21 21। ठीक है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनका सुबह इंटरव्यू आता, उनका सिलेक्शन ही नहीं हो पाया, सबसे फर्स्ट इंटरव्यू था उनका। तो एक सारी चीज़ें फ़ायदा नहीं करती हैं, आपका प्रेजेंटेशन अगर उनको पसंद आ गए आप, तो वहाँ पे चीज़ें काम करेंगी। बाकी इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके रिटर्न में मार्क्स कितने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, सबसे ज़्यादा लीड वही दिला देते हैं। ठीक है, इंटरव्यूज़ में ज़्यादा, लेकिन इंटरव्यू में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बढ़ाएं, आपको फ़ायदा आगे जाके भी मिलता है, रैंक का फ़ायदा मिलता है। ठीक है, 89 भी हैं, 86 हैं। कुछ कुछ बोर्ड मेंबर का भी फ़र्क पड़ जाता है, जैसे रेगवार सर थे जो अभी रिटायर हो गए शायद। रेगवार सर सबको नंबर लगभग 60 प्लस ही देते थे। रेगवार सर पे सिविल में भी आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जो नंबर देते हैं वो रेगवार सर देते हैं। ठीक है, शर्मा सर के बोर्ड में जाने से लोग डरते हैं, पहले गौतम सर का बोर्ड हुआ करता था, गौतम सर के बोर्ड में जाने से लोग डरते थे, अभी बीच में गौतम सर आ गए थे। तो कुछ इंटरव्यू बोर्ड में ऐसा रहता है, रेगवार सर को फ़ायदा मिला था लोगों को जिनके, और 91 आना, 92 आना, अब ऐसा तो नहीं रहता है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़, देखो प्रेजेंटेशन सबका रहता है, लेकिन आप जो चेयरपर्सन को आपकी कौन सी बात पसंद आ जाए, चेयरपर्सन आपकी बात से खुश हो जाए तो वो खुश हो, दिल खुश करके नंबर दे देता है। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुश करना चेयरपर्सन को। बोर्ड मेंबर आपकी बात से खुश हो या ना हो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नंबर चेयरपर्सन ही देते हैं। ठीक है, तो और आई कांटेक्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आई कांटेक्ट भी करते रहना है, और चेयरपर्सन से तो करते ही रहना है। ठीक है, एक बार बोर्ड मेंबर की तरफ देखो, एक बार चेयरपर्सन की तरफ, ज़्यादा तो उसी को देखना है जिससे अब क्वेश्चन पूछा है, लेकिन चेयरपर्सन को इग्नोर नहीं करना। तुम बोर्ड मेंबर को इग्नोर कर सकते हो, चेयरपर्सन को इग्नोर कर दो, क्योंकि वो लिखता रहता है कुछ, जब आपकी तरफ देखे तो आपको एक बार आई कांटेक्ट कर लेना, हल्का सा क्वेश्चन, मतलब आप उत्तर बता रहे हो तब। ठीक है, तो आई कांटेक्ट भी मायने रखता है, बहुत सारी चीज़ें तो सर बताएंगे यहाँ पे कि आई कांटेक्ट कैसे होता है। सर ने हमको सब कुछ सिखाया था, बोर्ड पे प्रैक्टिस करना भी हम यहीं से सीखे थे।
हमने लगभग अच्छी तैयारी सर के मार्गदर्शन में हम लोग थे। 7 लोग थे, 7 में से हम 5 लोग सेलेक्ट हो गए हिस्ट्री के। एक डेढ़ डेढ़ 2 महीने, डेढ़ महीने मिला था। एक डेढ़ महीना, एक डेढ़ महीना भी पर्याप्त समय था वैसे तो, लेकिन अभी आप लोगों के लिए पर्याप्त समय है। जनवरी के बाद ही होगा, फरवरी में मार्च में होगा। ठीक है, अभी तो मेडिकल ऑफिसर के भी बढ़ा दिए पोस्ट, तो उसमें भी शायद आपको और ज़्यादा समय मिल जाए, लेकिन पढ़ते रहना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? हाँ, बता। महाराणा प्रताप आपको पूरा पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप से क्वेश्चन बनेंगे बनेंगे आपसे। ठीक है, प्रताप है राणा प्रताप, आपके नाम से ये बनते हैं। क्योंकि मेरा वैदिक काल पे चलना, जैसे मेरा नाम हरिओम यादव है, तो मेरा वहीं से उठा था हरिओम। तो ओम शब्द जो है आया। ठीक है, तो ओम शब्द से ही चीज़ें स्टार्ट हो गई, क्योंकि ऋग्वेद की बहुत सारी सूक्तियाँ ओम से स्टार्ट होती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछ भी गई थी। तो फिर ओम ओम का महत्व क्या है, तो वहाँ से चीज़ें फिर वो पूरा वैदिक काल पे ही ख़त्म हो गया। तो नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपके डेक में वही रखा रहता है। सबसे पहले डेफ ही दिखता है उनको। डेफ में अगर उनको हिस्टोरिक चीज़ें मिल गई या आपके संबंधित चीज़ें कुछ भी मिल जाती हैं, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। हरिओम नाम की सारी चीज़ें मैं कवर करके गया था, पढ़ के गया था, और मैंने सबसे ज़्यादा वैदिक काल ही पढ़ा था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे नाम के अकॉर्डिंग चीज़ें पूछी जाएगी। ठीक है, तो नाम तो आपको डेफ अच्छे से करके ले जाना है। डेफ चेयरपर्सन ज़्यादा पूछते हैं। हाँ, पूछे जाते हैं, आपके आइडियल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप किस राजा को आइडियल मानते हो। जैसे एंशियंट में कौन सा आपका आदर्श राजा रहा है, मध्यकालीन में कौन सा राजा है, और फिर मध्यकालीन में अगर आपने कोई बताया है तो मध्यकालीन एंशियंट में इन दोनों में क्या अंतर है। ये सारी चीज़ें एक लड़के से पूछी गई थी, मेरा ही दोस्त है। तो उससे अशोक और अकबर के बीच जो समानताएं थीं और असमानताएं थीं, दोनों बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी और भगत सिंह वाले क्वेश्चन भी बहुत उठे थे। एक चीज़ें चलती है ना कि महात्मा गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया, भगत सिंह, तो वो वाले क्वेश्चन भी पूछे गए थे। वो अपन को जब से तैयारी करते हैं, वो सारी चीज़ें इतिहास पढ़ते समय लग जाती हैं कि महात्मा गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे। तो वो सारी चीज़ें आपको उनके आंसर तैयार कर लेने। ठीक है, महात्मा गांधी जी से, भगत सिंह जी से, सुभाष चंद्र बोस से, जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, बीडी सावरकर से बहुत क्वेश्चन और किए जाते हैं। ठीक है, और जिसने, जैसे मेरा पीजी अटल बिहारी वाजपेयी से था, मेरे दोस्त का भी, मुझसे तो नहीं पूछा गया था, पर उसका अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत क्वेश्चन पूछे। तो आपका जो ग्रेजुएशन का जो और पीजी है, दोनों में जो कॉलेज हैं, कॉलेजों के जो नाम है, उनसे भी क्वेश्चन आपके, अगर कोई व्यक्ति है तो उस व्यक्ति के बारे में, जो भी उनकी रचनाएं हैं, ठीक है, उनका क्या योगदान रहा है, उस चीज़ के बारे में आपसे, मतलब कहने का मतलब डेफ, आपको डेफ की कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। डेफ से हर व्यक्ति से क्वेश्चन बनता है। और और कुछ पूछना है? क्वेश्चन खत्म हो गए? और कुछ पूछना चाहते हो, डाउट वगैरह किसी को कुछ? आपका जन्म झाबुआ में हुआ है?
हम्म, दोनों जिले तैयार कर सकते हो, क्योंकि मेरा सर आपके ज़िले से, अगर मेरा सर के बोर्ड में पढ़ता है तो वो आपके डेप पे ज़िले पे चर्चा करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा देखा गया था। तो बढ़वाने वैसे जो आपका जन्म है ना, वहीं से चीज़ें ज़्यादा उठती हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि आपका परमानेंट एड्रेस तो वही होगा ना। हाँ, तो एजुकेशन तो मेरी इंदौर से भी हुई थी, तो मैं था तो मुरैना का ही, तो लेकिन ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। अब तो जो आपका जन्म हुआ था ना, वो वाला ज़िला अच्छे से तैयार करके ले जाना है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। वो तो आपके बताने के तरीके पे निर्भर करता है। किसी का इंटरव्यू 4 मिनट में भी ख़त्म हो गया। और किसी, एक दोस्त था मेरा मैथ में, उससे सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे थे सर, और चारों बोर्ड मेंबर ने एक एक क्वेश्चन पूछा, उसको बाहर निकाल दिया, मतलब 2 से 3 मिनट में उनका बाहर कर दिया उनको, और वो सिलेक्टेड भी हो गए। नंबर शायद 60 के आसपास थे, 61। हाँ, भाई चेयरपर्सन ने उनको बोर्ड पे खड़ा कर दिया, एक मैथ का क्वेश्चन दिया, उसने सॉल्व कर दिया जल्दी, फिर एक एक बोर्ड मेंबर ने एक एक क्वेश्चन पूछा। तो वहाँ देखो, आपका काम आपके उत्तर दे देते हैं, और उन्हें पूछना रहता है तो आपका पूछते हैं, नहीं तो उन्हें जल्दी समझ में आ जाता है कि कैसा व्यक्ति है। अगर आपका इंटरव्यू लंबा भी चल रहा है तो भी अच्छा है, क्योंकि आपको ये दिखाना रहता है, उनको पूछने में जिज्ञासा रहते हैं उनकी, ठीक है। अब उनको संतुष्ट करना, जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक पूछते हैं कि वो जो चाह रहे हैं ना मेरे से, मैं समझ गया था वो मेरे से क्या चाह रहे हैं। मेरे से ये चाह रहे थे वो, जो मैंने अनुभव किया था, कि आप ब्रिटिश सरकार के समय जो इतिहास लेखन किया गया था, आप उसकी थोड़ी सी आलोचना कर दो। लेकिन मैंने बैलेंस बनाए रखा। अब सारे दो बोर्ड मेंबर ने बहुत जोर दिया इस चीज़ पे, लेकिन मैंने थोड़ा सा बैलेंस बना के चला, और यही चीज़ मेरे थोड़े से एवरेज मार्किंग में हो गई। ठीक है, मैंने ये जो फील किया वो बता रहा हूँ। देखो ऐसा रहता है, उनकी मंशा आपको पहचान में आ जाती है कि वो चाह क्या रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है। आप इतिहास के विद्यार्थी हो तो आपको समझ में आ जाए कि वो किस विचारधारा के व्यक्ति हैं, या फिर वो आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। आपको सोचना है उस चीज़ पे। इतिहास लेकिन जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको क्वेश्चन करने के तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या जानना चाह रहे हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से भी अभी हड़प्पा सभ्यता बहुत विवाद में रही थी, तो हड़प्पा सभ्यता से ज़्यादा क्वेश्चन किए नहीं थे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में कन्फ्यूजन था बहुत लोगों को, ठीक है। अभी भी कन्फ्यूजन चल ही रहा है। वैदिक सभ्यता को सोच रहे हैं हड़प्पा सभ्यता से पहले रखने का, ठीक है, क्योंकि वो ग्रामीण सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, और ग्रामीण से नगरी बन सकते हैं, ग्रामीण के बाद नगर नगर आएंगे। तो इस हिसाब से जो अभी के जो एविडेंस मिले हैं, वो बिहार से भी बहुत सारी चीज़ें एविडेंस मिले, तो बहुत सारे चीज़ें विवाद में रही, तो उनसे क्वेश्चन पूछे भी गए थे लोगों, बस एक आध क्वेश्चन करे गए थे यहाँ से, क्योंकि हम क्या करते थे, एक ग्रुप बना हुआ था, उसमें सारे क्वेश्चन जिससे पूछे जा रहे थे उसमें डलते रहते थे, तो उसी से हमको पता चलता रहता है कि किस व्यक्ति से किस प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी 2-3 दिन में तो सारे सब लोगों के इंटरव्यू खत्म हो जाता है, एक सब्जेक्ट के 3 से 4 दिन में। अभी पोस्ट ज़्यादा हैं, तो अभी 5 दिन में चल सकते हैं। हाँ, मेरे श्योपुर ज़िले में हुई है। श्योपुर जिला होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, लड़कियों को तो मिल जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप एप्लीकेशन अटैच करते हो, खासकर गर्ल्स, तो वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट या आपके घर के पास जो सबसे ज़्यादा नज़दीक वाला कॉलेज है, अगर उसमें जगह खाली है तो वो आपको दे देंगे। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ एक हुआ है।
वो तो सरकार की उस पर परिस्थिति पे निर्भर करता है। हमारा तो थोड़ा लंबा खिंच गया था, पर अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। आपके इंटरव्यू जल्दी करा रहे हैं, आपका रिजल्ट भी जल्दी आ गया। हमारा तो एग्ज़ाम कराने में 3 साल लग गए थे। 2022 में फॉर्म भरा, 24 में एग्ज़ाम दिया, 25 में ज्वाइनिंग ली। कॉमर्स से संबंधित परिचय नहीं कोई। आपका कॉमर्स है तो कॉमर्स से संबंधित अगर व्यक्ति होगा तो मैं सर को इन्फॉर्म कर दूंगा, जो भी पहचान का होगा। बाकी इंटरव्यू में देखो, सबसे पहले इंटरव्यू बोर्ड में आप जाओगे, वहाँ अगर बाहर खड़े हो तो घबराहट बहुत रहती है। मेरा पहले सुबह ही सुबह था, ठीक है, पहला व्यक्ति मेरे सामने गया था। सबसे पहले 5 व्यक्तियों को ले जाते हैं वो, ठीक है, वैसे 3-3 से ले जा रहे थे, पर हम लोगों को 5 लोगों को ले गए थे। और वहाँ घबराहट होती है जब तक आप बाहर खड़े हो, ठीक है, पानी पीते रहो, ठंडा पानी पीते रहो, घबराहट होती है। जैसे ही आप चेयर पे बैठ गए, उसके बाद घबराहट पूरी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो घबराहट, और वो यहाँ जो मॉक चलते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा आपको फील कराते हैं। तो वहाँ देखो, डरने जैसा तो कुछ लाना नहीं है दिमाग में। बहुत सहज भाव रहता है वहाँ पे। उनका तरीका ये रहता है, आप बहुत सहजता महसूस करें, ठीक है। तो वो डराते नहीं हैं, वो बहुत प्यार से बात करते हैं। आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो भी बहुत प्यार से हैंडल करते हैं वो, ठीक है। तो वहाँ डर आपको 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। मैं जब बोर्ड पे लिख रहा था, बोर्ड पे जो पढ़ा रहा था, तब मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि मैं स्टूडेंटों की पढ़ा रहा हूँ, तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। और मैंने आवाज़ थोड़ी लाउडली करके, हाँ, धीमे आवाज़ करके मत पढ़ाना, थोड़ा आवाज़ को अच्छे से रखना ताकि उन तक पहुँचे, ठीक है। अगर आपको बोर्ड प्रैक्टिस करा रहे हैं तो कभी कभी क्या है, अपन धीमे बोलते हैं, उन तक आवाज़ नहीं पहुँचती, उसका भी इम्पेक्ट पड़ता है ना। तो ध्यान रखना ही चाहिए। बाकी यहाँ पे बोर्ड प्रैक्टिस तो सर कंटिन्यू रोज़ करवाते ही हैं। आपको एक एक टॉपिक, आपका फेवरेट जो टॉपिक है वो तैयार कर ही लेना। और किसी को कोई दिक्कत? क्या? मेरे 158 थे क्वेश्चन। हाँ, तो उसका फ़ायदा मिल गया था, क्योंकि ओबीसी का था मैं, तो ओबीसी का कट ऑफ गया था 141, ठीक है। तो देखो, आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होने से आपको एक डर भी ख़त्म हो जाता है कि हाँ, 20 नंबर भी मिल गए, 25 नंबर भी मिल गए, तब भी सिलेक्शन हो ही जाना। तो ऐसा भी रहता है। लेकिन ये रहता है कि आपको जो 80 नंबर, 90 नंबर, 90 नंबर तो थोड़ा तुक्का है, मैं मानता हूँ ऐसा। लेकिन 80 नंबर तक बहुत एवरेज मिल जाते हैं अगर आपने ठीक ठाक उत्तर दिए तो, ठीक है। बस आपने गलत नहीं बोला है। और चेयरपर्सन से देखो, मैं अगर वो, मेरा सब कुछ पूरा इंटरव्यू ठीक गया था, मैंने वो शब्द गलत नहीं लिखा होता ना, तो मेरे 70 के आसपास तो हो जाते हैं। अब मेहरा सर थे, मेहरा सर हिंदी के प्रोफेसर हैं। अब उन्होंने वो गलती बहुत अच्छे से पकड़ते हैं वो, ठीक है। जब मैंने वो शब्द लिख दिया था, मैंने मैंने बाहर आके चेक किया था, वो गलत है। लेकिन उन्होंने तो, अब जिन्होंने लिखने दिया तो उन्हें तो पता ही होगा। नहीं, करेक्ट नहीं करवाया था, उन्होंने बोल दिया था बैठ जाओ, ठीक है। तो एक और चीज़ है, जब आपसे बोर्ड प्रैक्टिस करवाएं तो जैसी स्थिति में बोर्ड है, आपको क्लीन करके ही बैठना है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे लिख के आ गए और आप उस बोर्ड को क्लीन नहीं किया। हाँ, साफ करके बैठना है। आपको जैसी स्थिति में चीज़ें दी जाएं वैसी स्थिति में ही छोड़ना है। जहाँ से आपने पेन उठाया वहीं पे रखना है, ठीक है, डस्टर उठाया वहीं पे रखना है। तो वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना। हालांकि सर ने हमको
इस चीज़ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी थी, क्योंकि हम रोज़ प्रैक्टिस करते थे इस चीज़ की, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आई थी। यहाँ से बेसिक चीज़ें देखो, सर आपको सारी चीज़ें सिखा देंगे, बस आपको अब करना है आपके सब्जेक्ट पे पकड़, ठीक है। बस बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे हो ही जाएंगी कंटिन्यू प्रैक्टिस से। लगातार मॉक देने, आपस में पूछने से भी डर ख़त्म हो जाता है। यहाँ पढ़ाओ, डर, किसी किसी को स्टेज पे आने से बहुत डर लगता है, ठीक है, पढ़ाने में भी हेजिटेशन होती है, लेकिन ये सोच लो कि कुछ नहीं है। अब देखो आगे जाके तो पढ़ाना ही है बच्चों को, तो जितना प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे उतना आपको फ़ायदा है, ठीक है। और वो देखो आपको पढ़ाने के लिए तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में से एक को बोर्ड पे खड़ा कर ही रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है एक एक टॉपिक तो आपको तैयार करके ही ले जाना पड़ेगा। वहाँ पे सोच, एक और चीज़ है, वहाँ पे सोचना नहीं है। जैसे आप बोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पढ़ाते समय ऐसे सोच रहे हैं, तो वो भी गलत है। आपको लिखते ही जाना है, और लिखते समय आपको बोलते भी जाना है और समझाते भी जाना है, ठीक है। आपको चुपचाप नहीं लिखना है, जो लिख रहे हैं वो सीधे बहुत सारे यूट्यूब में देखे होंगे वीडियो, टीचर लिखते भी जाते हैं समझाते भी जाते हैं, वैसा ही जो नहीं तो यूट्यूब पे भी जो प्रोफेसर रहते हैं उनके भी वीडियो देख सकते हो आप। आपको लिखते हुए आपको बोलते भी जाना है, उस चीज़ को समझाते हुए जाना है, ठीक है। तो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, सिर्फ चुपचाप होकर नहीं लिखना है, ठीक है। और कुछ हो गए सारे डाउट खत्म? हाँ, जो भी आपके हिस्ट्री वाले हैं वो आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास लेखन से वर्ल्ड हिस्ट्री भी तैयार करके ले जाना है। एक बंदे को पूरा सुबह ही सुबह चला, उसको पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ डाला। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि कभी कभी बोर्ड मेंबर ये डिसाइड करके आते हैं कि आज हमारा हमको सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री पूछना है। अब उन्होंने पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, अब वर्ल्ड हिस्ट्री की हम भी ज़्यादा प्रिपेयर करके नहीं ले गए थे, लेकिन जब लोगों से पूछ रहे थे तब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो नेपोलियन, हिटलर, भयंकर पूछ रहे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, जापान, अमेरिका की क्रांति, ठीक है। तो इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और उसको याद करके ले जाना पड़ेगी, ठीक है। छोड़ना, आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है ना, वो तो आपको एक रीडिंग मार लेनी। देखो अपन को याद तो है ही, रिवीजन करना है, पर्याप्त टाइम भी है, तो बस ये पोर्शन को छोड़ के मत चले जाना, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरव्यू पूरा इंटरव्यू उसी टॉपिक पे चल जाए। ज़्यादातर इतिहास लेखन पे चलेगा और एंसेंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से, बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री से चल गया, चलता भी है, ठीक है। और एमपी हिस्ट्री तो खैर कम पूछते हैं, लेकिन कोई अगर ऐतिहासिक जगह से आता है, जैसे मांडू क्षेत्र से आता है, तो आपसे वो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। नहीं, जब आपका इंटरव्यू रहता है ना, तो अब आप कॉमर्स वाले हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग रहेंगे, उनसे आप कंटिन्यू पूछ जाते हो। जब आपकी इंटरव्यू डेट आएगी ना, तब आपको पता चल जाता है कि दो चार लोग हैं, दो चार लोगों के संपर्क में भी रहते हैं ना, तो उनसे पता चले क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर ही सब लोगों के इंटरव्यू हो जाते हैं। और सारे बोर्ड मेंबर की राय बस थोड़ी सी देख लो कि चीज़ें पूछ रहे हैं, उस हिसाब से देख लेना है। हालांकि प्रिपेयर तो आपको पहले से ही करना पड़ेगी, हर चीज़ को छोड़ना कुछ भी नहीं है। और डीपली भी नहीं पढ़ना है, डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीपली अपन एग्ज़ाम निकाल के ही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपसे वो वाली चीज़ें गलत नहीं हो जो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं और आपसे उम्मीद की जा रही। एक और चीज़ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको सॉरी नहीं बोलना है। आपको
वैसे क्वेश्चन दिया जा रहा है, जैसे अशोक और अकबर की तुलना करो, उसमें आप सॉरी बोल रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन में सॉरी बोल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर पॉलिटिकल साइंस के हो तो यहाँ से संसदीय क्षेत्र में क्या विशेषताएं होती हैं, या किसी क्षेत्र की आपकी वर्तमान एक देश से एक चुनाव के बारे में पूछ लिया, वहाँ आपने सॉरी बोल लिया, तो लगभग बहुत सारे नंबर आपके वहाँ पे ख़त्म हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि सॉरी भी आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पे ही बोलना है। देखो फैक्चुअल क्वेश्चन पे सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन आप अपन तैयारी करते दौरान जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ना, उसमें आपकी समझ विकसित हो जाती है, तो वहाँ पर ऐसी दिक्कत नहीं है, कुछ ना कुछ तो अपन बोल देते हैं। बस ये है कि झूठ मत बोलना और थोड़ा सा आंसर को बैलेंस रखने की कोशिश करना, किसी एक पक्ष में पूरा 100% झुकाव नहीं देना। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे सबको दिखावटी व्यवहार करना पड़ता है। अगर आपको बोर्ड प्रैक्टिस करवाते हैं तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर अगर आप गलत करो तो उसके ज़्यादा नंबर कटते हैं। मेरा इंटरव्यू मेरे पूरे रडार में था, मेरी पूरी रेंज में ही था, लेकिन जब से मैंने वो क्वेश्चन शब्द गलत लिखा है तो मुझे समझ में आया कि मेरा जो इंटरव्यू है ना, मुझे इतने ही नंबर मिलेंगे, 50 से ज़्यादा नहीं मिलने वाले। तो मुझे समझ में आ गया था। तो गलत लिखने का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखो, आप सहायक प्राध्यापक बनने जा रहे हो और वो भी हिंदी के। अच्छा, ज्योग्राफी तब भी, हाँ तो इंग्लिश में लिख दो, दोनों भाषाओं का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपका मीडियम अगर इंग्लिश है, हिंदी है, तो आपको हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जिसका मीडियम इंग्लिश है उसको हिंदी में लिखने में दिक्कत आ रही तो इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब दोनों शब्दावली यूज करनी पे रहती हैं। जैसे देखो, सहायक प्राध्यापक जब क्लास में जाता है तो दोनों भाषाओं के बैठे रहते हैं व्यक्ति, लोग, स्टूडेंट वगैरह जो भी हैं, तो दोनों भाषाओं में आपको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कॉमन लैंग्वेज यूज कर सकते हो। हाँ बिल्कुल। हम्म, और इस चीज़ की आपको बोर्ड प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, और जहाँ एक ही मात्रा आ रही है उस पर सतर्क हो जाओ, सतर्क रहने की। अगर वहाँ तुरंत करेक्ट कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया तो दिक्कत है। अब देखो, गलत लिखने का तो उसका कोई विकल्प नहीं है, गलत तो गलत ही होता है, क्योंकि गलत और झूठ से हर व्यक्ति चिढ़ते हैं। अगर जो अगर आप ज्योग्राफी के तो आप मैप की प्रैक्टिस जरूर करना, मैप बनवा के देखते हैं इंडिया का और एमपी का। हम्म, वर्ल्ड का तो मैंने नहीं सुना, वर्ल्ड का मैप तो उनके छोटे बोर्ड तो थे, इससे तो इससे तो छोटा ही था। हम्म, नहीं सर, वाइट बोर्ड। मेरा सर के बोर्ड में वाइट बोर्ड था, मेरा सर का जो बोर्ड था अच्छा बना हुआ था, और इसका आधा मान लो। हाँ, कुछ लोगों, कुछ मेंबर के ऐसे रहते हैं। हाँ, मेरा सर में, अरे देवी लेवा यूनिवर्सिटी में पूरे में चौक वाला ही है। और मैं अब जिस कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरे जो पोस्टिंग हुई वहाँ पे भी पूरा चौक चल रहा है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वही चल रहा है अभी भी आज। श्योपुर जिले में एक तहसील है कराहल, या कूना पालनपुर चला है ना,
कुलोन कोना पालनपुर में जहाँ मोदी जी ने चीते छोड़े थे, वो वाले मेरे कॉलेज के ग्राउंड में वो समारोह हुआ था। ठीक है, तो कॉलेज वही है। मेरा कॉलेज यूजी है। पीजी बहुत कम लोगों को देते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि 2 साल तक आपको ट्रेनिंग पीरियड पर रहना पड़ता है, प्रवेशावधि। 2 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाते हो तब आपको बड़े बड़े कॉलेज, तभी आपके ट्रांसफ़र होते हैं, ट्रांसफ़र सिस्टम तभी खुलता है। अभी ट्रेनिंग बीच बीच में कुछ कुछ जगह होती रहती है। अभी तो हमारे मतलब पहले नरोन्ना में भी हुई थी कुछ लोगों की, 2017 वालों की, 35 दिन की। लेकिन इस बार पता नहीं होगी कि नहीं होगी, वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। पर बीच बीच में ट्रेनिंग होती है, चुनाव के समय अलग होती हैं। चुनाव में वो वाली माहौल तो नहीं रह पाएगा। हाँ, इसमें ट्रांसफ़र बहुत कम होते हैं। जैसे आप ट्रांसफ़र करवा रहे हो तभी ट्रांसफ़र होता है, वैसे आप गृह कॉलेज में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। मैंने काफ़ी उन लोगों को जानता हूँ जिनकी पहली पोस्टिंग भी वही थी, और जब रिटायरमेंट हो रहे हैं वो भी इसी कॉलेज में। चॉइस फिलिंग करवाई नहीं गई 2007। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तब कुछ लड़कियां थीं, उन्होंने एप्लीकेशन अटैच कर दी थी कि हमको ये कॉलेज चाहिए, तो उनको वो कॉलेज मिल गया। और जिस कॉलेज में जगह खाली नहीं, तो उसके बगल वाला कॉलेज देते हैं क्षेत्र के आसपास। तो गर्ल्स के लिए सुविधा है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप एक एप्लीकेशन अटैच कर सकते हैं उनसे पूछ के कि हम। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद जब डॉक्यूमेंट, तो वहीं से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है फिर। तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे फ़ायदा मिलता है। बाकी तो चॉइस फिलिंग वो इस बार उन्होंने दी नहीं। पहले टॉप 20 वाले लोगों को मौका मिला था, क्योंकि जिनको जो कॉलेज चाहिए था वो पहले नंबर पर जिन्होंने भरा था वो मिल गया था। मुरैना, मुझे तो मेरे गृह जिले के संभाग में लगभग सबको संभाग में मिल गए थे। संभाग में ही मिले हैं सबको, ज़्यादा दूर नहीं गया कोई। पर ये गृह जिला नहीं मिला। लेकिन ज़्यादातर सबको चाहिए इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, ये भोपाल, ये बड़े बड़े ज़िले चाहिए रहते हैं। लेकिन इंदौर, जबलपुर, भोपाल किसी को मिले नहीं, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली बहुत कम रहती है। और क्या? हम्म, बिल्कुल। वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो बहुत जो चाहिए वो मांग सकते हैं उनसे। वो बोल देते हैं कि एप्लीकेशन लिख दो, करवा देंगे। वो सुनते हैं, आपके एप्लीकेशन पे ध्यान भी देते हैं। बहुत बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों ने लिया था, बस कुछ लोगों ने नहीं लिख पाया, उनको नहीं मिल पाया। और अभी तो कुछ लोगों ने बाद में दिक्कत आई थी, तो संशोधित लिस्ट भी डल गई थी। एक बार पूरे लिस्ट डल गया किसको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, उसके बाद 15 दिन बाद जिनको नहीं चाहिए था वो कॉलेज, 15 दिन बाद दूसरी लिस्ट भी आ गई थी संशोधित आदेश करके कि इनको ये कॉलेज की जगह कॉलेज दिया जा रहा है। तो ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आती। रैंक डिसाइड करने का आपका फ़ायदा कॉलेज का मिल जाता है, आपको बड़ा कॉलेज मिल जाता है अगर आप टॉप 5 में हैं तो। कुछ लोगों के साथ हुआ है, जैसे 2-3 लोग हैं जो टॉप 5 वाले लोगों को अच्छे कॉलेज मिले, मुझे ऐसा लगता है। बाकी रैंक डिसाइड कितना डिपेंड करती है उसका इतना अंदाज़ा नहीं है, पर बड़ा कॉलेज लेने में फ़ायदा करता है। पीएम एक्सीलेंस, जैसे मेरा अभी कॉलेज है, उसमें टोटल एडमिशन 200 हैं पूरे कॉलेज में। मेरा कॉलेज है उसमें टोटल एडमिशन 200 ही है पूरे कॉलेज में, तो बहुत छोटा है। देखो, एक और चीज़ है, हायर एजुकेशन में दिक्कतें हो रही हैं। आपको एकेडमिक कम बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेक्चर तो आपका एक ही रहेगा, बाकी आपको
दूसरे काम, अभी एसआईआर में सुपरवाइज़र बना दिए प्रिंसिपल को, सबको चुनाव के समय मास्टर ट्रेनर बना देते हैं। तो ये सारे बहुत सारे काम, अदर काम चलते रहते हैं गवर्नमेंट के, एनएसएस के, बहुत सारे काम। हाँ, यू नहीं, जो कॉलेज रहता है मेरा यूजी कॉलेज है, तो वे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों 200 ही स्टूडेंट हैं, उसमें बच्चे आते ही नहीं हैं, तो लेक्चर तो बहुत कम ले पाए। अभी सिस्टम अलग कर दिया है, मेजर माइनर वाला सिस्टम कर दिया है। वो आपके उस पर डिपेंड करता है, आप जैसे मध्यकालीन भारत से पीजी कर रहे हो या आधुनिक भारत से पीजी कर रहे हो या प्राचीन भारत से, तो आपको वैसे टीचर मिलते हैं। आप सिंपल हिस्ट्री, अगर आपका बड़ा कॉलेज है जिसमें अलग अलग व्यक्ति हैं, तो अलग अलग व्यक्ति पढ़ाते हैं। पीजी कॉलेज में तो लगभग एक सब्जेक्ट के 4 से 5, 6, 7, 8 तक होते हैं, मैंने 10 भी देखे हैं। ग्वालियर में केआरजी कॉलेज में हर सब्जेक्ट के 10 प्रोफेसर भी हैं, और कुछ कॉलेज में एक एक भी है, एक एक भी नहीं है, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी के भरोसे चल रहा है। मैंने, क्योंकि मेरे को इतिहास लेखन ही पढ़ाना था, तो आप वो ये बोलते हैं कि आप बोर्ड पे कुछ भी पढ़ा के देखो, जो आपका मन करे वो पढ़ा के देखो, क्योंकि उनको तो जज करना रहता है। वहाँ पे तो पूरे हायर एजुकेशन का सिलेबस है, फर्स्ट ईयर का अलग है, सेकेंड ईयर का अलग है, और उनका उनमें भी मेजर माइनर रहता है, तो वो तो पूरा सिस्टमेटिक चलता है। और उनका वीकली भी रहता है कि इस वीक में ये पढ़ाना है और नेक्स्ट वीक में आपको क्या पढ़ा, हर चीज़ के एक। और उनकी एक और बुकलेट रहती है कि आज क्या टॉपिक पढ़ाया, उसकी भी पूरी लिस्टिंग करनी रहती है। आज आपने कॉलेज में क्या किया, हर चीज़ का विवरण रहता है। हम लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोग को एक बुकलेट दी गई है, उसमें डेट के अनुसार पूरे चीज़ें देखी हैं, कितने स्टूडेंट को मोटिवेट किया, कितने स्टूडेंट की हेल्प की, सारी चीज़ें। और आपने पढ़ाने का माध्यम कौन सा अपनाया, आगमन माध्यम, निगमन माध्यम, बोर्ड माध्यम, डिजिटल माध्यम, सारी चीज़ें, ये पूरा रोज का विवरण रहता है। तो वो तो चीज़ें चलती रहती हैं, जब एक बार आ जाओगे कॉलेज में तो सब चीज़ें समझ जाओ आ जाएगी। सबसे ज़्यादा वही है। जैसे अभी अभी तो मुझे, मेरे पास प्रभार प्रिंसिपल का ही है, क्योंकि मेरे जो प्रिंसिपल हैं उनको सुपरवाइज़र बनाया गया है, जो एसआईआर चल रहा है ना अभी उसमें। तो 8 दिन से अब हर दिन 100-150 साइन, सील, और लीड कॉलेज से फ़ोन आना, बहुत सारी चीज़ें, प्रिंसिपल के ऊपर बहुत काम रहते हैं। तो मैं तब से एक भी लेक्चर नहीं ले पाया। जब भी लेक्चर में लेते हैं, सर एक काम कर दो सर, वो चीज़, और कोई ना कोई आ जाता है गेस्ट वगैरह, उनको भी अटेंड करना, उनसे बात करना। तो प्रिंसिपल तो लेक्चर लेने के लिए फ्री रहता ही नहीं है, तो एकेडमिक काम बहुत रहते हैं। जिस कॉलेज में अगर कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है, सारे गेस्ट चला रहे हैं, तो उसमें जो भी व्यक्ति पहले परमानेंट जाएगा, पहला व्यक्ति, वो ही प्रिंसिपल बनेगा। ठीक है, मेरे कॉलेज में क्या है, मेरा प्रिंसिपल परमानेंट है 2017 वाली नियुक्ति के, और दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। अगर वो नहीं होते तो प्रभारी मुझे बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सारा प्रभार मुझ पे आ जाता है, अब वो बाहर गए तो ऐसा रहता है। जो आपका सीनियर है वही प्रिंसिपल बनता है, एक दिन का भी फर्क आ जाता है। अगर आपकी ज्वाइनिंग एक दिन लेट हुई है उसी कॉलेज में, और उनके एक दिन पहले हो गई, तो पहले जो प्रभार प्रिंसिपल दिया जाएगा उनको दिया जाएगा।
ऐसा रहता है वहाँ। दोपहर और पीएम एएम का भी फ़र्क आ जाता है हर। तो इस चीज़ का हर चीज़ डिसाइड रहती है, वो तो कोई दिक्कत नहीं रहती। जब सिलेक्शन होने के बाद सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या है। हायर एजुकेशन की स्थिति कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा स्थिति बहुत भयानक ख़राब है। हमारे जिस ज़िले में, मेरे कॉलेज में मेरा चयन हुआ है, श्योपुर ज़िले में, वो भी कराल तहसील में, पूरा ट्राइबल एरिया है पूरा का पूरा। वहाँ पे स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है और गवर्नमेंट कोशिश करती है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट नहीं आ पाते क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी नहीं है। बहुत सारी चीज़ों से वंचित है वो क्षेत्र। बहुत डेवलपमेंट की आवश्यकता है। और कोई दिक्कत? ठीक है।